मैं प्रतिदिन मैं बताता हूँ मॉर्निंग टाइम में ही। तो सुबह में आप मेरा जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग आ जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ये किसी को कमी ना हो कि याद करके गया और सर का क्वेश्चन नहीं लड़ा। ये नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम 100 में 100% है। और आप लोग को तो मतलब अगर 50 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो मतलब कि 30-35 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि आने ही आने हैं। चलो, अपने विषय वस्तु पे आते हैं। वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, और क्वेश्चन को टारगेट बनाते हैं। लिख अब कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाओ, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन से लिखना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक का जो क्वेश्चन है आज के, और सोशल साइंस में आप लोग का नंबर मार्क्स उठेगा। और नोटेट करो, खनिज के संरक्षण एवं प्रबंध से आप क्या समझते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिखना होगा, लिख लो। संसाधन संसाधन का संसाधन विवेक ही संसाधन का कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लग लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। एक जटिल प्रक्रिया है, इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे आप लाइव चैट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं अभी कर दे रहा हूँ, देख लो। और दूसरा क्वेश्चन है, खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज का आर्थिक महत्व को वर्णन करना है, ठीक है ना। चलिए, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकता है ना। चलिए, अब इसी में खनिज के साथ में आ जाएगा, इसी के साथ सिर्फ एक ऐड कर लेना, मतलब जोड़ना होगा। जैसे आदित्य है ना, आदित्य खनिज क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। जैसे आदित्य में वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है, ठीक है ना। और भंगुर प्राकृतिक होते हैं, जैसे धातु खनिज उसको बोलते हैं जो कि अंश का अभाव होता है, ठीक है ना। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं, है ना। जैसे डोलामाइट हीरा या अर्वरक, चूना, पत्थर इत्यादि इस प्रकार के उदाहरण है, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। खनिजों की विशेषता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो खनिज सभ्यता संस्कृति के धारा आधार स्तंभ है। इसके बगैर उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। इनमें 30 खनिज आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु के उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, और मिनाजाइट नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है। जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करके जाना, ठीक है, और याद भी कर लो, ठीक है। जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन से सब फसलें लगाई जा सकती हैं या जाती हैं। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तल छट के निक्षेप से होता है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, अधिकतम होती है। जैसे नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन के लिए काफी उपयोगी है, ठीक है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं भिन्न प्रकार का सब्जी भी काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे भू अगर क्वेश्चन आ जाएगा, भू संरक्षण किसे कहते हैं, तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना, है ना, संरक्षण कहलाता है। जैसे यह भू संरक्षण
कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल 147 147 हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होता है। चलिए, मृदा निर्माण के लिए मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो एक नजर इस पे भी डाल देते हैं। मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं, जैसे जैसे स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्तीय चट्टानों एवं खनिज कण, वनस्पति एवं जीव, भू आकृतियां एवं ऊंचाइयां तथा मृदा निर्माण में लगा समय। मृदा संधारण संरक्षण के कोई प्रभाव उपाय बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। और फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण किस प्रकार से सहायक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, तब तक के लिए आप नोट करके पहले से रखेंगे। चिपको आंदोलन का वर्णन, इसको नोट कर लेंगे, ले जाना होगा याद करने के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। आते हैं सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते, मृदा का उर्वरता बनी रहती है। चिपको आंदोलन का वर्णन करें, या चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन के बारे में कुछ विशेष लिखें। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से लिखें। कुछ भी लिख क्वेश्चन में आ सकता है, थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सुंदरलाल बहुगुण न के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजाति द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। ठीक है, वन का पर्यावरणीय महत्व वर्णन कीजिए। वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। वन प्रकृति का अनुपम उपहार है, जिसके अंचल में मानव आदि काल के पोषित होता रहा। वन जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, तो दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। यह अच्छा वर्षा भी कराती है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। जीवन मंडल में जीवों का जलवायु का संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित परिस्थिति का तंत्र का निर्माण सर्वाधिक योगदान देता है। पेट्रोलियम का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? ठीक है, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा। जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे एवं स्वयं मनुष्य एवं संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये जैसे ये सजीव होते हैं, ठीक है, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। और अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन दूसरा, वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियां, पर्वत इत्यादि अजैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती, इनकी उपयोग से इनका भंडार समाप्त होता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका क्या है? इसे नोट कर ले जाएंगे, याद कर लेंगे। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताएं। ये क्वेश्चन नोट करिए। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भंडार बचाया जा सके। दूसरा, अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। तीसरा, सर्वाधिक परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं, सर्वाधिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए आप जितना से जितना कम करें। चौथा हो जाएगा, खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो। पांचवा, जहां तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही संरक्षण। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उसे नोट आप करके जाइएगा, ठीक है, या फिर याद करके जाइएगा, उससे बहुत ही बेटर आपको अच्छे हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि आप लोगों को 100 जितना क्वेश्चन मैं दूंगा आपको 80% क्वेश्चन लग जाएगा। वन जीवों के हास्य के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीवों के हास्य का 4 प्रमुख का उल्लेख करना है। वन जीवों के हास्य में निम्न 4 प्रमुख कारक है। जैसे पहला, वन प्रदेश के काटने का कारण वन्य जीवों का आवास कम होता है। दूसरा, वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना। तीसरा, कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग में भी कई वन प्राणियों का अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। चौथा, प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन प्राणियों का हास्य हुआ है। चलिए, ये ठीक है, राइट, ठीक है ना। और निम्नलिखित में संबंध एक एक कर खनिज का नाम लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, लौह अयस्कों के नाम लिखें। लौह अयस्कों का नाम लिखना है। जैसे लौह अयस्क प्रमुख रूप से 4 पाए जाते हैं, निम्न प्रकार से चारों हैं। जैसे पहला, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एवं एंडेराइट। चलिए, भ्रमक का उपयोग क्या है? भ्रमक का उपयोग क्या है? ठीक है, और लोहे के प्रमुख उत्पादन राज्यों के नाम लिखना है। ठीक है, तो भ्रमक का उपयोग लिखना है। भ्रमक विद्युत रोधी खनिज है, ठीक है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने का तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी होता है। ठीक है, भ्रमक का उसको बोलते हैं ना, भ्रमक है वो जो अबीर, जो हम लोग होली में या सरस्वती पूजा में, ये सरस्वती पूजा से होली का मैंने होली तो चढ़ी जाता है, ठीक है, होली के लिए सारा क्या बोलते हैं उसको, मार्च में फागुनाट चढ़ जाता है, ठीक है, सरस्वती पूजा के दिन से, ठीक है। तो उसमें हम लोग अबीर गुलाल का जो हम लोग भ्रमक उसमें उपयोगी होता है, और आयुर्वेदिक जो दवा होता है उसमें निर्माण भी होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को नोट करके जाएंगे। लोहे का उत्पादन राज्यों में किन किन राज्यों में होता है? जैसे कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, झारखंड हो गया, इस प्रकार से। चलिए आगे आते हैं। कोयले के 4 प्रकार के नाम बताना होगा। जैसे कि कोयला के प्रमुख 4 प्रकार के होता है, एथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्राइट और पिट, ठीक है। तो और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करना होगा, आप लोग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को कर लीजिएगा। और चलिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है और नोटेट करना होगा। बॉक्साइट किस तरह का एक उपयोग खनिज है? इसकी
प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खाने हैं? ठीक है। बॉक्साइट के अल्युमिनियम निकाला जाता है जिसका उपयोग वायुयान बनाने, बिजली का तार बनाने तथा बर्तन में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने और खनिज तेल साफ करने में भी किया जाने लगा है। बॉक्साइट की प्राप्ति लेटराइट चट्टान से होती है। बॉक्साइट का बड़ा भंडार झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिले में पाया जाता है, जहां से निकालकर रेल मार्ग द्वारा मुरी पहुंचाया जाता है। यहाँ की खाने विकसित हैं। भारत बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। ठीक है। भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था उत्खनन। ठीक है। और उत्खनन प्रारंभ हुआ था, लेकिन परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कहें तो 1839 ईस्वी से हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादकों देशों में 8वां स्थान पर भारत। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ का मृदा की क्या विशेषता है? ठीक है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्ण, महानदी जो है गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ मृदा बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के भिन्न अनुपात से निर्मित एवं इरंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। यह उपजाऊ मिट्टी, यहाँ का जो होता है उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। आप लोग को सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेलकुप की खुदाई की कार्य होती है। क्या कार्य करता है? आप शक्ति से क्या समझते हो? यह संसाधन है, नोटेट कर लेंगे। वन जीवों का हेलो हेलो, हाँ अभी लाइव चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है वीडियो। टाइम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वन जीवों के हास्य में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट करें। वन्य जीवों के हास्य में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। बढ़ते प्रदूषण ने भी वन्य जीवों के हास्य में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनी किरणों, अम्ल वर्षों और हरित ग्रह प्रभाव द्वारा वन्य जीवों एवं वनों की नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा भी प्रदूषण ने भी वन एवं वन जीवों के जीवन को गंभीर संकट में डाल दिया है। इसलिए वन एवं वन जीवों की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है। ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? पारंपरिक ऊर्जा किसे कहा जाता है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? इसे नोट कर लेंगे। चूना पत्थर का एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76%
प्रतिशत उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग लौह इस्पात उपयोग में, 4% रासायनिक उद्योग में तथा शेष 4% उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। ठीक है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, लिख लेंगे। वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होती है, जिसमें इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? हिमालय चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है की पत्तियों, नींवों, छालों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में संसाधन स्पष्ट करें। एकदम क्वेश्चन फैक्ट है और ये आएगा। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। वातावरण नवीकरणीय संसाधन में लिखेंगे वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो भिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते रहते हैं। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, तालाब, झील, नदियां, मछलियां, पेड़ पौधे, वन जीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन में इसके इसके अंतर्गत वे सभी संसाधनों को रखा गया है जो दायित्व को हो या अदायित्व को हो। दायित्व एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, अतः इस बार इसके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीशियम आदि ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, आप लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सूर्य की आने वाली किरणें जब फोटो वोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा संसाधन है। भारत में पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करना है, ये आप लोग लिख सकते हैं और ये इजी भी है। भारत में पर्याप्त नगर एवं कल कारखानों नदियों के किनारे अवस्थित हैं। इन नगरों के गंदे जल एवं कल कारखानों के कचड़ों को प्रायः नदियों में ही गिरा दिया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियां जल प्रदूषित हो जाती है। नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? नोट कर लेंगे क्वेश्चन। अभयारण्य पृथ्वी के नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है? लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। वन विनाश के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करना होगा। पृथ्वी के नीला ग्रह संज्ञा क्यों दी गई है? तो पृथ्वी के 71 भाग पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखलाई पड़ता है, इसलिए यह नीला ग्रह है। चलिए आगे। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नोट कर लेंगे। विकास की ऐसी परियोजना जिससे विकास की कई उद्देश्यों के साथ साथ पूर्ति हो सके, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया है। इस परियोजना के
कई उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों की जलापूर्ति, मत्स्य पालन, वन जीव संरक्षण, पर्यावरण या पर्यटन, परिवहन आदि पर। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजतंत्र ये रेड डाटा बुक और ग्रीन ग्रीन बुक क्या है? रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है? ये दोनों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत दो, इसको आप लोग नोट कर लें। भारत की दो संस्था जो वाटिकिनल और वाटिनिकल और सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान ने मिलकर 1970 में भारत के संकटग्रस्त वन जीवों की प्रजातियों की एक सूची तैयार की थी। इस सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसी प्रकार के ऐसे पौधे जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एक पुस्तक तैयार की गई जिससे ग्रीन बुक कहा जाता है। विलुप्त हो रहे या संकटग्रस्त वन्यजीवों या पौधों का जानकारी इसलिए की जाती है ताकि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। अंतर्राज्यीय जल विवाद में क्या कारण है? इसको लिख लेंगे। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करना है। वन संरक्षण के 4 लिखना होगा, और जल प्रदूषण के रोकने का कारगर उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। बड़े बड़े नगरों में कूड़े कारखाने जो होते हैं, बहने वाली नदियों, तालाबों और झीलों में अन्य जलाशय में न गिराया जाए, पहला। दूसरा, कल कारखानों का उपस्थित रासायनिक पदार्थ जो है जलाशयों में न गिराया जाए, तालाबों में कीटनाशक दवाएं न छीटी जाए, या अणु प्रशिक्षण या परमाणु बम विस्फोटक रासायनिक स्रोतों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जल भी प्रदूषित होता है। इस प्रकार से लिख देंगे। ज्योग्राफी से ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इतिहास में भी देख लेते हैं, ठीक है ना। और इतिहास का जो भी क्वेश्चन है आप लोग देख लें। और जैसे राष्ट्रवाद क्या है, मैंने बताया था राष्ट्रवाद क्या है। चलिए, इस लंबा है वो 1 घंटा का जा रहा है वीडियो, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 घंटा आप लोगों के पास टाइम बचेगा, तब तक ये मैं आप लोग को वीडियो में पेश कर दूंगा, ठीक है ना। राष्ट्रवाद क्या है? समान अर्थों में राष्ट्रवाद का निर्माण अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना की विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था? क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी नोट कर लेंगे। 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उत्तरदायी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। आप सिर्फ मेरा क्वेश्चन ही नोट करिए और आंसर अपने से लिखिए, और बुक से भी निकाल सकते हैं आप लोग। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है, ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। 1830 और 1848 क्रांति को समान विशेषताएं क्या क्या थी? समान विशेषताएं उसका क्या क्या थी, इसके बारे में मैं चर्चा में कर दे रहा हूँ। उत्तर होगा पहला, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे, पहला। दूसरा, वे उत्तरवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तीसरा, वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। और चौथा, दोनों क्रांतियों की एक प्रमुख विशेषता ये भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का सुरक्षा चाहते थे। मुख्य मुद्दा यही था। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करना है। बिस्मार्क
बिस्मार्क हर एक दिया हुआ बुक में आप लोग उसे नोट करेंगे। लॉ एवं रक्त की नीति क्या है? मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात हो गया? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति और संदेश का कट्टर विरोधी एवं पुरातन पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था, ठीक है। उस उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात हो गया। मेटरनिख का युग जो था ना, वो युग नहीं आएगा, लेकिन जर्मनी का राजनीतिकरण एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? नोटेड क्वेश्चन को लिख लेंगे और 18 आंसर भी थोड़ा सा आंसर देगा। 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रशा की पहल पर जेल्वेट राइन शुल्क एवं संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण के बधाई नहीं आएगा, लेकिन इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूल के संरक्षण परिचय। इसे नोट आप लोग करके जाएंगे क्वेश्चन को। गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में इसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। इटली के एकीकरण एवं द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने शस्त्र युकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वह गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी, ठीक है। लाइव आकर के चलेंगे। अंकित दुबे, अच्छा अंकित दुबे, वेरी गुड। ये आप लोग के लिए जो मैथ का जो ये सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादा शेयर करें। अगर लाइव में जुड़ते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। वियन कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? कांग्रेस के टाइम 1815 द्वारा फ्रांस में बुढ़े राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोशुत के योगदान का वर्णन करना था, ठीक है। नोटेड क्वेश्चन कर लेंगे। वियन कांग्रेस की स्थापना उपलब्धियां। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? नोटेड क्वेश्चन करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। जर्मनी के एकीकरण का बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को याद कर लें। चलिए संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता का संवर्धन में सहायक कैसे है? क्वेश्चन नोट कर लेंगे। सामाजिक विभेद किस प्रकार के सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है? ये आप लोग का जो क्वेश्चन होगा सामाजिक विज्ञान से है, ठीक है, लोकतांत्रिक सजा से, ठीक है। और भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए किए गए भिन्न प्रावधानों पर उल्लेख करना है। आप लोग नोटेट कर लेंगे क्वेश्चन को। जैसे कि
सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए लिखित प्रावधान किया गया है। लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई। रोजगार पाने के लिए पुरुषों और नारी के साथ साथ जैसे व्यवहार किया की व्यवस्था है। नारियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति एवं संचालन संचालन इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर स्पष्ट करना। लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नोटिस करते चलेंगे। अब आंसर नहीं देंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन आप नोट करें, ठीक है। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, ठीक है, आप इसे नोट करें। सामाजिक विद्वता राष्ट्रीय के लिए कब घातक बन सकती है? वंशवाद से क्या समझते हैं? नोटेड क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? ठीक है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? नोट करके जाएं और याद कर ले। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? जाति और नस्ल में क्या अंतर है, इसे भी नोट कर लेंगे। चलिए, बंधुआ मजदूर पे थोड़ी सी मैं कमेंट में कर दे रहा हूँ, मतलब आंसर में कर दे रहा हूँ। ऋण के बदलने अपने श्रम को बंधक बनाने वाला श्रमिक बंधुआ मजदूर कहलाता है, ठीक है। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित होता है ताकि कर्ज चुकाना असंभव हो। 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन आज भी बिना रोक टोक के लिए जारी है। रंग सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? ठीक है, इसे भी याद कर लेंगे। परिवारवाद क्या है, इसे नोटेट करके जाएंगे, याद कर लेंगे। सामाजिक विभेदों का सबसे बुरा परिणाम क्या होता है? मार्टिन लूथर किंग कौन थे? वे एक श्वेत नेता थे जिन्होंने नस्लवाद के विरोध में लंबा संघर्ष किया था, ठीक है। मार्टिन लूथर ने, बाद में इनकी हत्या हो गई। चलिए, पंचायत पंचायत स्तर पर महिलाओं को कब और कितना संरक्षण प्राप्त होता है? ठीक है, 2006 के बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सीटों को संरक्षण किया है, जिसके इसके अंतर्गत 50% सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी, ठीक है ना। अब आते हैं, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? नोट करके जाएंगे क्वेश्चन और याद कर लेंगे। औद्योगिक ये इसका कारण क्या है, आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका की किस तरह प्रभाव किया? 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट का परिचय दें। घरेलू और कुटीर उद्योग की परिभाषा दें। इंग्लैंड ने नहीं, 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट क्या था, इसे नोट करके जाएंगे। स्वदेशी, ये स्वदेशी वाला लिखकर याद कर लेंगे। स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? 1905 में बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लंभावित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना प्रारंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया।
उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देशी उद्योगों को रियायत प्रदान करे। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। ठीक है ना। इसे स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी इसे नोट करके जाएंगे, याद कर लेंगे। ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्लीपिंग जेनी पर क्यों हमले किए? जॉबर कौन थे? अब ये लंबा जो वीडियो हो गया, आप इसमें से इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और मैं कहूँगा कि और इसे शेयर भी करें। ठीक है, कि हमारे सारे बच्चों के पास मिले ये सवाल। ठीक है, और आंसर भी, और एग्ज़ाम को अच्छे से डील करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और प्लस सब्सक्राइब करा दीजिए जितने हमारे मित्रगण हैं और जितने हमारे बच्चे हैं। थोड़ा सा हम पे ध्यान दें कि ये हमारा जो वीडियो है अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं और इसे सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। ठीक है।